दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली का रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगने से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर रिठाला में झुग्गियों में आग लग गई है, झुग्गियां जलकर राख हो गई है। यहां अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसे बुझाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और जिसके बाद वो आग की लपटों को शांत करने में जुट गए, लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी, तस्वीरें देख रहे हैं आप, कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पूरे इलाके को काले धुएं के गुबार ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गई, जिसकी चपेट में कई और झुग्गियां आ गई है। इस हादसे में एक बच्चे के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, ये झुग्गियों में आग लग गई है। दिल्ली का रिठाला ये एरिया है, मेट्रो स्टेशन के पास की ये घटना है, जहां पर अचानक से आग लग गई। आग लगने के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन दिल्ली के रिठाला में आग का हड़कंप आप देख सकते हैं। आग ने कई झुग्गियों को अपने चपेट में ले लिया और इलाके में अचानक से ये आग फैल गई, जिसके बाद काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया है। रेलवे स्टेशन के पास की, मेट्रो स्टेशन के पास की ये घटना है। रिठाला ये एरिया है, ये झुग्गियां जलकर राख हो गई है और इसमें एक बच्चे की सर, इसको रात को 10:56 पे कॉल मिली थी कि बंगाली बस्ती रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के स्टाफ क्वार्टरों के बीच में है और झुग्गियों में आग है। तो मौके पर गाड़ियां भेजी गई। आग की ग्रेविटी को देखते हुए इसको मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया। टोटल 29 गाड़ियां यहां काम पे लगी हुई हैं और आग जो है अब अंडर कंट्रोल है। कोई जान मान की हानि हुई है? देखिए, यहाँ अभी बताया गया कि किसी बच्चे को थोड़ी चोट लगी है, उसमें उनको जो एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी ऐसा कोई आगे और अभी कैजुअलिटी का अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देश के अलग अलग इलाकों में आग ने जमकर तांडव मचाया है। आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी की भी जान नहीं गई। पहली तस्वीर हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आई, जहां एक ट्रक जलने लगा। दिल्ली से जयपुर जा रहा ट्रक जैसे ही NH 48 पर पहुंचा, उसमें से आग की लपटें निकलने लगी और कुछ ही देर में पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया। बाद में मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2 बसों में आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक डाइंग कंपनी में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। कंपनी में कपड़ों को कलर करने का काम होता था और इसलिए वहां ढेर सारे कपड़े रखे थे, जिसमें आग लग गई। कपड़ों में आग लगी तो बिल्डिंग भयानक तरीके से जलने लगी। हवा के आने जाने के लिए कंपनी में जो खिड़की और रोशनदान बने थे, वहां से भी भयानक तरीके से आग निकल रही थी। काले धुएं के साथ उड़ती आग की भयानक लपटों को देखकर तो कोहराम मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कंपनी की दूसरी मंजिल तक आग पहुंच गई। भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर और ठाणे से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को घंटों लगे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों से आग पर पानी डाला गया, तब जाकर आग बुझ पाई। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 5 महीने पहले प्रेम विवाह किया था और उसने 6 नवंबर को अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव बीघापुर थाना क्षेत्र में फेंककर फरार हो गया था।
गाड़ी चेकिंग के दौरान आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इसी मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया है। तो यूपी के उन्नाव से एक खबर है, जहां पर पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार पुलिस के द्वारा। SWAT एवं सर्विलांस टीम द्वारा जंगली खेड़ा नहर पुलिया पर गश्त के दौरान सामने से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा टोका और रोका गया। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा फायर किया गया। पीछे बैठे व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई, मोटरसाइकिल से गिर गया। दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। अभियुक्त के पास से आला कत्ल चाकू, घटना के वक्त पहने पैंट, खून लगा हुआ तथा इसके अतिरिक्त एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। अंकुल द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2025 को रावतपुर हाल्ट के किनारे अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को झाड़ी में फेंक दिया गया था। और इसी बीच और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर गोमती नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने चेन स्नैचर शिवम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जो लखीमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी पर पहले से 13 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। तो दयाल चौराहे के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जब पुलिस को आते हुए दिखी, तो जब पुलिस ने उसे रोक के चेकिंग का प्रयास किया तो उसने बड़ी तेज़ी से बाइक वहां से घुमा ली। पुलिस टीम उसका पीछा कर रही थी। जब सहारा एस्टेट की तरफ से मुड़ते हुए जब वो एक फ्लाईओवर के पास से सर्विस रोड से निकला, वहाँ उसकी गाड़ी स्लिप हुई है आगे और उसने पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव करते हुए सिखलाए हुए तरीके में पुलिस द्वारा भी उस पर फायरिंग की कार्रवाई करी गई, जिसपे एक व्यक्ति के गोली लगी है तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठा के फरार। तो देखिए 2 तस्वीरें हैं, जहां पर दोनों जगह जो है 2 जगह, एक तो उन्नाव की एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एनकाउंटर किया गया है। लखनऊ की एक तस्वीर है, एक तस्वीर है उन्नाव की, जहां पर मुठभेड़ के दौरान, एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपियों को गोली लग गई। पुलिस के द्वारा एक गोली चलाई गई थी और जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से और एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में देश की सबसे जहरीली हवा, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार हो गया है। नोएडा और गाजियाबाद भी पीछे नहीं है। दिल्ली के लोगों ने देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं और यहां की वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जबकि NCR के शहर दूसरे स्थान पर रहे। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया है, जिसके साथ शहर की स्थिति रेड जोन में रही है और दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। तो बढ़ते प्रदूषण पर NGT ने की कार्रवाई। प्रदूषण फैलाने वाला कारखाना जो है, कारखानों पर सख्ती के आदेश अब दे दिए गए हैं। 1700 से ज्यादा कारखानों पर नाराजगी जताई गई है। इन कारखानों पर नियमों का पालन न करने का आरोप भी लगाया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कारखाने शामिल हैं इसमें, और नदियों में बिना जांच के गंदा पानी छोड़े जाना, इसका भी आरोप लगाया गया है। गंगा और यमुना में गंदा पानी छोड़े जाने का आरोप है। NGT ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसी के बीच NGT ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कई साल से ये जो समस्या है प्रदूषण बढ़ने की, वो इस बार भी आपको स्पष्ट तरीके से दिख रही है। दिल्ली ही नहीं लेकिन NCR के कई ऐसे शहर हैं जहां पर प्रदूषण जो है वो बढ़ चुका है और जिसके चलते दिल्ली वासियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों के कार्य समय बदलने का निर्णय लिया है। 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक समय बदलने का निर्णय दिया है। दिल्ली सरकार के कार्यालयों का नया समय सुबह 10 बजे से शाम
6:30 बजे तक है और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों का समय सुबह 8:30 पर शुरू होगा, जो कि शाम 5 बजे तक रहेगा। अभी दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक खुले रहते हैं। खुलने के समय में केवल 30 मिनट के अंतर के कारण सुबह और शाम दोनों समय भारी ट्रैफिक और भीड़ भाड़ रहती है। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को बड़ी तकनीकी गड़बड़ी को अचानक ठीक कर लिया गया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तकनीकी टीमों ने सिस्टम को दोबारा चालू कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा। कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी और कई को रद्द करना पड़ा है। सिस्टम में खराबी आ गई थी, जिसको सुबह 9 बजे ये खराबी आई थी, लेकिन उसके बाद अथॉरिटी ने इसे ठीक कर दिया। अब खबर है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव में दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली होने वाली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। चुनावी रण में तेजस्वी यादव की आज 18 जनसभा है। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग दिग्गज रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बिहार चुनाव के मद्देनजर ये लगातार बिहार में जारी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। सीतामढ़ी और बेतिया में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11:45 पर सीतामढ़ी में बड़ी रैली होनी है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो दोपहर 1 बजे बेतिया में जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 8:15 पर बनारस के 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रेल मार्गों पर चलेंगी। बनारस, खजुराहो वंदे भारत वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट समेत देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही उनका काफिला बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर की ओर बढ़ा, रास्ते में लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। तो बिहार में पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद अब दिग्गज सड़क पर उतर आए हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने अलग अलग सीटों पर रोड शो किया और वोट भी मांगे। तस्वीरें भभुआ की हैं, जहां पीएम मोदी ने मिनी रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। पीएम मोदी का रोड शो देखने के लिए लोग छतों पर खड़े नजर आए। इसी तरह पूर्णिया में अमित शाह ने रोड शो किया और एनडीए की जीत का दावा कर दिया कि बहुत प्रचंड मार्जिन के साथ हम जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता तय करेगी। पहले चरण में सुपड़ा साफ हुआ है और सीमांचल में और सुपड़ा साफ हो जाए। अमित शाह ने दावा किया कि एनडीए इस चुनाव में 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। पहले चरण का चुनाव होने के बाद अब दूसरे चरण की सीटों पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अलग अलग सीटों पर प्रचार किया है और जनता को रिझाने की कोशिश भी की। वीडियो में दिखाई दिया कि पंडाल के बाहर तक लोगों की भीड़ जमा थी और मंच से पीएम मोदी विरोधियों पर बरस रहे थे। भैया के आबेदे से कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। उधर अमित शाह ने बिहार चुनाव में इटली वाला तराना छेड़ दिया। इतने गुस्से से दबाना कि बटन जमुई में दबे, करंट इटली में जाकर लगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार की कई सीटों पर प्रचार किया और जंगल राज के मुद्दे पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। तो इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। पूर्णिया और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुपौल के छातापुर विधानसभा में भी होगी बड़ी रैली। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगने से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। यहां अचानक आग लग गई जिससे हड़कंप मच गया। यहां करीब 400 से 500 झुग्गियां हैं जहां पर भीषण आग लग गई है। इन तमाम झुग्गियों में जिसे बुझाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत से इसे बुझाने का काम जो है वो जारी रखा। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने में लग गए। हादसे की खबर मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंच गए, जिसके बाद वो आग की लपटों को शांत करने में जुट गए हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी भीषण ये आग है और ये आग को बुझाने का काम जो है यहाँ के स्थानिक निवासी कर रहे थे। 400 से 500 इस समय इस इलाके में झुग्गियां है जहां पर ये भीषण आग लग गई और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति झुलस गया है। तो रोहतास से बड़ी खबर आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने ओवैसी पर निशाना साधा हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां 70% 80% मुसलमान हैं, वही चुनाव लड़ेंगे ओवैसी। मेरे गाजीपुर में 9% मुसलमान हैं। मैं 5 बार विधायक रहा, तीसरी बार सांसद भी हूं। मेरे बड़े भाई विधायक, मेरा छोटा भाई विधायक रहा है, मेरे 2 भतीजे विधायक हैं। जितने ओवैसी के पूरे देश में होंगे उतने विधायक हमारे घर में हैं। खाली जहां 80% मुसलमान है वहीं 70% मुसलमान है वहां हम भी राजनीति करते हैं। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गाजीपुर कई % मुसलमान है, खोल के देखो। जहां 91% गैर मुस्लिम है। हिम्मत है पर्चा भरवा देगा और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे अकेले हमारे घर में विधायक। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम अजित पवार नई मुसीबत से घिर गए हैं। जमीन घोटाले में फंसे उनके बेटे पार्थ पवार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र में जमीन घोटाले के घेरे में फंस गया है अजीत पवार का परिवार। आरोप सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव में बेचने से जुड़ा है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी ने पुणे में 1800 करोड़ की कीमत की सरकारी जमीन पर महज 300 करोड़ में खरीद दी। आरोप ये भी कि कंपनी ने 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी में छूट देकर सिर्फ 500 का भुगतान किया है। आरोप गंभीर है। एफआईआर में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे का नाम और विपक्ष भी हमलावर है। पार्थ पवार की और उनके पार्टनर की जो कंपनी है, इन्होंने हेराफेरी की है, ये 420 की है। डिप्टी सीएम के बेटे पर जमीन घोटाले के आरोप लगे तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निष्पक्ष जांच की बात कह डाली। या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, IGR असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत। इन सब के बीच अजीत पवार खुद इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि एक्शन को देख माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुए बिलाल खान ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उस पर आरोप यह है कि आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़ा हुआ है। यूपी ATS के मुताबिक बिलाल करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा हुआ था और अपने AQIS यानी कि अल कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट
हैंडलरों से लगातार संपर्क में भी था और वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। तो खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर पहले चरण में हुए बम्पर मतदान के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस बीच जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने भी बड़ा दावा किया है। क्या कहते हैं देखिए। बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत से प्रशांत किशोर उम्मीद से हैं। पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है। प्रशांत किशोर ने प्रवासी मजदूरों को भी बढ़े हुए मतदान का एक्स फैक्टर बता दिया। प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। फिलहाल इंतजार 14 नवंबर का है, जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा।